हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी आई है सोशल साइंस की, उसका चैप्टर 5 जो कि है हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो हम देखेंगे इसमें कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कैसी थी और कैसे वो बनी और कैसे वो डिक्लाइन हुई, इसके बारे में। तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या देखेंगे इसमें। तो पहले हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, टाउन प्लानिंग कैसा था हड़प्पा का, इकोनॉमी कैसी थी हड़प्पा की, और आर्ट एंड कल्चर जो था वहाँ का वो कैसा था, हड़प्पा के लोग जो थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, और अंत में हम देखेंगे कि ये सभ्यता कैसे डिक्लाइन हुई थी। इसके बाद जो हम देखेंगे दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी हम यही चीज़ देखेंगे कि वहाँ की लोकेशन क्या थी, कहाँ पे वो सभ्यता पनपी, टाउन प्लानिंग क्या था मेसोपोटामिया का ये देखेंगे, इकोनॉमी कैसी थी मेसोपोटामिया की ये देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था मेसोपोटामिया का, रिलीजन कौन सा वो फॉलो करते थे, क्या क्या अचीवमेंट्स थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, और इसके बाद अंत में हम देखेंगे कि कैसे वो जो सिविलाइजेशन थी वो अंत में समाप्त हुई थी। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी और एक्सटेंट के बारे में पहले हम देखते हैं। तो 1921 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की डिस्कवरी की थी 1921 में। फिर 1922 में क्या हुआ कि राखल दास बनर्जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की। कहाँ पे, जो आज का पाकिस्तान है ना, तो उसका एक प्रोविंस है सिंध प्रोविंस। तो सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है मोहनजोदाड़ो। और इन दोनों फाइंडिंग्स से दो चीज़ें जो थी वो हुई। क्या हुई? तो पहली कि अभी तक हम ये मानते थे, ओल्ड थ्योरी जो इससे पहले दी जाती थी, कि जो वैदिक एज था ना, जहाँ पे आर्यंस आए थे, वहीं भारत की स्टार्टिंग हिस्ट्री है, मतलब भारत की जो हिस्ट्री है वो वहीं से शुरुआत होती है, वैदिक काल से। तो ये जो थ्योरी थी इसे रिजेक्ट कर दिया इन दो डिस्कवरी ने। सेकंड क्या हुआ, इससे ये पता चला कि जो भारत की जो सभ्यता थी वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन भारत में मौजूद थी। कब? आज से 4500 साल पहले। तो इन दो चीज़ों से ये पता चला। और दोनों सिविलाइजेशन, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, दोनों इंडस वैली में पाई गई थी। इंडस वैली मतलब जो सिंधु नदी है, जिसे इंडस नदी कहते हैं, उसकी वैली में ही ये दोनों सिविलाइजेशन पाई गई थी। इसलिए इस सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो थी, हड़प्पा जो शहर था वो पहला शहर था जो मिला था इस डिस्कवरी में, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो फिर इसके बाद देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है? तो आज जो पाकिस्तान देश है ना, उसका एक सिंध प्रोविंस है, उसमें एक लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो मौजूद है। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। जबकि हड़प्पा कहाँ पे मौजूद है? तो आज का जो पाकिस्तान है उसका प्रोविंस है साहिवाल। साहिवाल में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रावी नदी जो है इसके किनारे मौजूद है हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो को हम माउंट ऑफ डेड या हिंदी में मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारी डेड बॉडीज मिली थी। अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में लगभग या 1300 से ज़्यादा साइट्स जो है ये मिल चुके हैं। कहाँ कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राजस्थान में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे ये सारी खोज हुए हैं। इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, तो पहला है लोथल। ये लोथल शहर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में खोजा गया है। यहाँ पे क्या मिला? तो यहाँ पे हमें मिला डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? एक बंदरगाह या पोर्ट सिटी, जहाँ पे जो वो जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, ये आके इस बंदरगाह पे खड़े होते होंगे। फिर दूसरा जो शहर मिला हमें, कालीबंगन मिला। ये कहाँ पे मिला है? तो ये हमें राजस्थान में मिला है। और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है? तो यहाँ से हमें टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली है, बैंगल्स। टेराकोटा क्या होता है? तो जैसे चिकनी मिट्टी होती है वैसा ही टेराकोटा एक मिट्टी होती थी जो उस समय घड़े, मटके या सील्स ये सब बनाने के लिए काम आती थी। तीसरी जो शहर मिला है हमें वो है बनावली। बनावली शहर कहाँ मिला है हमें? हरियाणा में मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है हमें? तो एक फोर्ट सिटी मिला है। फोर्ट सिटी मतलब, फोर्ट मतलब किला और टाउन मतलब शहर, तो किले वाला शहर मिला है। फिर चौथा जो शहर हमें मिला है सुतकांगे डोर, ये पाकिस्तान में है।
और ये स्टोन वॉल का गेटवे यहाँ पे मिला है। इसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में मिला है और ये हड़प्पा का जो ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे ईस्ट में, जैसे अगर ये हड़प्पा है तो सबसे ईस्ट में जो फाइंड हुआ शहर है वो आलमगीरपुर है। इसके बाद है धोलावीरा। धोलावीरा जो ये कहाँ मिला है तो ये हमें मिला है गुजरात में और यहाँ पे वाटर रिजर्वायर मिला है हमें। इसके बाद ये हड़प्पा की तस्वीर है, ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ये हड़प्पा है। अगर मैं इसको देखूं इसमें कौन कौन से शहर है तो सबसे ईस्ट में यहाँ पे है, एक मिनट, सबसे ईस्ट में यहाँ पे है आलमगीरपुर और ये हरियाणा में है राखीगढ़ी यहाँ पे। और इसके बाद मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है तो यहाँ पे है मोहनजोदाड़ो और यहाँ पे है हड़प्पा। और इसके बाद नीचे रंगपुर, लोथल, ये सारे गुजरात में हैं। तो ये हड़प्पा का वो मैप है और ये जो है भारत का नक्शा है। यहाँ पे ये भारत की सीमाएं हैं, ये भारत की सीमाएं हैं। और इसके बाद ये जो रीजन है ये हमें जो दिख रहा है ये पाकिस्तान है। तो ये है, तो यहाँ पे ये हड़प्पा शहर मिला है। आगे हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 2600 BCE से 1900 BCE तक। अब ये BC क्या होता है, BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो हम जब टाइम को देखते हैं तो जैसे ये टाइम पीरियड है तो यहाँ बीच में कहीं जीरो, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ था, इसको कहते हैं हम जीरो। अब वहाँ से आज तक जो हम चले आ रहे हैं, आज है 2026, तो इधर से हम जीरो से 2026 तक आए हैं। लेकिन जीरो से पहले का समय कैसे होता हुआ, हमें क्या पता कि अर्थ कब बना था। अर्थ तो 4.2 बिलियन मतलब 4.2 अरब साल पहले बना था। तो पीछे से समय जो है उल्टा चलते आता है, इसलिए पीछे से जो उल्टा समय चलता आता है। और क्योंकि क्राइस्ट जो इनसे पहले का ये समय तो इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद जो होता है इसे कहते हैं कॉमन एरा भी कह देते हैं या एनो डोमिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कहा जाता है। तो इसके बाद हुआ क्या कि कई जगह पे एक्सकावेशन जो किए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इससे हमें पता चलता है कि वो जो उस समय के शहर थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बहुत ही एडवांस शहर थे। और उसके कुछ फीचर के कारण हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ वो शहर बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। कैसे, क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिकली प्लान्ड शहर थे। दूसरा, वेल डेवलप रोड थे, रोड्स जो थे बहुत डेवलप थे और ग्रिड पैटर्न पे आधारित थे। एक मिनट, तो ग्रिड पैटर्न पे आधारित मतलब कैसे कह सकते हैं हम, तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि जब कोई शहर जो है 90 के एंगल में काटे, जैसे ये शहर है और ये इसको 90 के एंगल में काटेगी तो इसको कहते हैं हम ग्रिड पैटर्न। और यहाँ पे रिमार्केबल प्लानिंग थी हाउस की, मतलब हाउस की जो प्लानिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज मतलब नालियाँ जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। और ये सब के लिए हम देखते हैं एक फ़ोटो के माध्यम से ये सारी चीज़ें। तो ये एक हड़प्पा सिविलाइजेशन की फ़ोटो है, तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो सिटी है वो कितनी प्लान्ड है। मतलब एक घर ये है, एक घर यहाँ पे हमें दिखाया गया है, एक घर हमें आगे यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद जो रोड है वो कितने डेवलप है, ये सीधे रोड है और एक दूसरे को 90 के एंगल पे ये काट रहे हैं रोड। प्लस यहाँ पे ये नालियाँ हैं, ये जो दिखाई गई है, एक मिनट, ये जो है ये यहाँ की नालियाँ हैं हड़प्पा की। और ये नालियाँ हर घर से निकली हुई है, जैसे यहाँ पे ये नालियाँ यहाँ से निकल रही है और यहाँ जाके गली की नाली में मिल जा रही है। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड ड्रेन्स भी थे, मतलब बहुत अच्छी नालियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा में थी, जिसके कारण जो हड़प्पा है इसे बहुत ही एडवांस शहर कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं टाउन प्लानिंग में। तो जो हड़प्पा शहर था और मोहनजोदाड़ो शहर था, ये दोनों शहर जो थे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला पार्ट कौन सा था, पहले पार्ट को कहते थे अपर टाउन। अपर टाउन यानी ऊंचा टाउन, जो ऊंचा, जैसे एक ये टाउन है ऊंचा, यहाँ पे लोग रहते ऊंचा टाउन, और एक नीचा टाउन था, मतलब जो नीचे रहता था। अपर टाउन था और एक था लोअर टाउन। जो अपर टाउन था ना वो रेज ग्राउंड पे था, मतलब थोड़ा ऊंचा था। और इस अपर टाउन को ही हम कहते हैं सीटाडेल या एक्रोपोलिस, अपर टाउन को। और इस अपर टाउन को ऐसे बनाया गया था कि इस पे ये जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उससे प्रोटेक्टेड था। और अपर टाउन जो था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे ग्रेनरी जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, या रिलीजियस बिल्डिंग होती थी ये। तो ऐसा माना जाता है
कि ये जो अपर टाउन है ना, यहाँ पे कौन रहते होंगे, तो यहाँ पे रहते होंगे रूलिंग क्लास के लोग। रूलिंग क्लास मतलब जो हड़प्पा में राज करते थे वो लोग अपर टाउन पे रहते थे। तो ये फोटो है हड़प्पा की, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा ऊपर है, और जबकि ये जो एरिया है ये नीचे है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, और यहीं पे हम देखेंगे कि ये ग्रेनरीज भी थी यहाँ पे, और रिलीजियस बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी यहाँ पे। जबकि लोअर टाइम में, लोअर जो टाउन है, यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। और हम देख सकते हैं इसमें कि जो जितने भी घर थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान्ड थे, क्योंकि हम देखें तो हर घर में एक कोर्ट यार्ड था, हर घर में एक कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, हर घर में एक कुआं है, हर घर में एक टॉयलेट है, जो नाला है, इससे ये पानी इधर चला जाता है, और रूम्स जो थे ये कोर्टयार्ड के चारों तरफ बने हुए थे। ये सब हमने देखा। इसके बाद हम आगे देखते हैं टाउन प्लानिंग में। तो क्या था कि जो लोअर टाउन था, पहले तो हमने देख लिया अपर टाउन जो ऊपर की तरफ था, और एक था लोअर टाउन जिसकी हाइट थोड़ी कम थी। ये साइज में बड़ा था, और इसमें क्या थे लोग, नॉर्मल लोग यानी आम आदमी इसमें रहते थे। हमने ये भी देखा कि जो कोर्ट यार्ड था, आंगन जो था, उसके चारों तरफ ये घर बनाए, रूम्स बनाए जाते थे, रूम्स थे, टॉयलेट्स थे, और एक कुआं भी था। और ये जो बिल्डिंग्स बनी थी, ये जो घर बने थे ना हड़प्पा में, ये बर्न्ट ब्रिक के बने थे। बर्न्ट ब्रिक मतलब ईंट। तो दो तरीके की ईंटें होती है, एक होती है बर्न्ट ईंट मतलब जली हुई ईंट, जिसे भट्टियों पे पकाया जाता है, जो आज के टाइम हम मॉडर्न लोग यूज करते हैं। तो ये ऐसी जो ईंटें जो आज हम यूज करते हैं ना, ये हड़प्पा के लोग यूज करते थे। और दूसरी ईंटें कौन सी होती है, तो दूसरी ईंटें होती जो सन बेक्ड होती। सन बेक्ड मतलब कि मिट्टी की ईंटें बनाई और धूप में सुखाने के लिए रख दिया, वो मेसोपोटामिया के लोग यूज करते थे, जो हम देखेंगे। तो इन दोनों में से सबसे एडवांस ईंट कौन सी होती है, तो सबसे एडवांस ईंट होती है बर्न्ट ब्रिक। तो लार्ज ब्लॉक ऑफ हाउस जो थी, ये मतलब जो घर जो थे ना, ये गलियों के दोनों तरफ बनते थे। मतलब ये अगर गली है तो इस तरफ भी घर बने होते थे, इस तरफ भी घर बने होते थे, और हर घर में फ्लैट रूफ होता था। मतलब इनकी जो छत होती थी फ्लैट होती थी, जैसे आज हमारी होती है। और ऐसा भी पाया गया है कि कई घरों में दो दो मंजिल पाए गए हैं, दो मंजिल के घर भी पाए गए हैं। तो इसे हम फोटो के माध्यम से फिर से देखते हैं। तो देखते हैं, ये जो नीचे वाला जो देख रहे हैं हम, ये लोअर टाउन है, और ये जो ऊपर थोड़ा सा ये अपर टाउन है, जिसे सीटाडेल कहते थे। अपर टाउन में हमें देखते हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, ग्रेनरीज हो गई या रिलीजियस बिल्डिंग हो गई ये। और लोअर टाउन में हम देखते हैं कि कॉमन लोग रहते हैं। हर घर के बारे में भी हमने देख लिया, और हमने देख लिया कि ये कोर्ट यार्ड के चारों तरफ रूम होते थे, टॉयलेट वेल ये सब। और ये हमने देखा कि स्ट्रीट भी होती थी, और स्ट्रीट के दोनों तरफ घर होते थे। आगे हम देखते हैं कि जो घर थे ये ओपन कोर्ट यार्ड था, मतलब इनका, और रूम्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए जाते कोर्ट यार्ड के चारों तरफ, जैसा कि हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोड्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रोड्स कैसी थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रोड्स थी ना, सड़कें, वो वाइड मतलब चौड़ी थी, प्लस स्ट्रेट हुआ करती थी, सीधी, और एक दूसरे को 90 राइट एंगल पे काटती थी। राइट एंगल मतलब 90 के एंगल पे, मतलब एक रोड ऐसे सीधी आ रही है तो दूसरी रोड जो काटेगी वो इसे ऐसे काटेगी, ठीक है। जो स्मॉलर स्ट्रीट की रोड थी, जो गलियों की जो सड़कें थी, वो मेन रोड को भी 90 एंगल पे मिलती थी। मतलब ये कि अगर मेन रोड है तो स्ट्रीट की पतली पतली गली ऐसे मिलती थी राइट एंगल पे। और स्ट्रीट के दोनों तरफ लैंप पोस्ट हुआ करता था, मतलब उसमें कोयला वोयला ये सब भर देते थे, लकड़ी, और रात को उसमें आग लगा देते थे ताकि रात में वहाँ पे उजाला हो। जैसे आज हमारे स्ट्रीट के दोनों तरफ वो लाइट्स होती हैं, वैसे वो लैंप का काम करते थे उस टाइम। और जो स्ट्रीट होती थी, गली जो होती थी, कॉर्नर से हल्की हल्की राउंड शेप की होती थी, ताकि जो कार्ट्स है, रेडी हो गई या घोड़ा गाड़ी हो गई, ये आराम से उसमें गुजर सके। और जो घर होते थे ना, वो स्ट्रीट के दोनों तरफ होते थे और एक तरीके का ग्रिड पैटर्न बनाते थे। ग्रिड पैटर्न कैसे बनाते थे तो वो हम देखते हैं। तो ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि घर जो होते थे ना, ऐसे ऐसे सड़कें ऐसी होती थी, उनके बीच में घर होते थे, इसे कहते हैं ग्रिड पैटर्न। तो इसे हम फोटो से देखते हैं कि ये है एक फोटो हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या देखना है हमें। तो जो सड़क, जो पहले तो मेन रोड हुआ करती थी चौड़ी, जैसे कि हम देख रहे हैं मेन रोड, और छोटी छोटी सड़कें क्या होती थी, इससे सीधे मिलती थी 90 के एंगल पे। और हर
जो स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या लगे रहते थे, लैंप पोस्ट लगे रहते थे। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये लैंप पोस्ट जो है ये लगे हुए हैं, ये लैंप पोस्ट हैं। इसमें क्या होता था, लकड़ी या कोयला ये भर दिया जाता था ताकि रात में यहाँ पे आग लगा दें और इसमें मतलब लाइट हो सके थोड़ी सी। और ये जो घोड़ा गाड़ी है ये मुड़ सके, इसलिए जो गली देख रहे हैं ये आगे से कॉर्नर शेप के होते हैं, मतलब ठीक है। तो कॉर्नर शेप मतलब ये भी देखेंगे हम, यहाँ पे भी कॉर्नर हल्के से राउंड शेप के होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि हल्के हल्के ये राउंड शेप के होते हैं, ये जितने भी यहाँ से भी राउंड शेप के। तो इससे क्या होता है, राउंड शेप के होने की वजह से आराम से जो घोड़ा गाड़ी है ये सब जा सकते थे, वहाँ से गुजर सकते थे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या मिला। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें मिली है वो है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ मतलब स्नान करने की वो जगह जहाँ पे कई लोग स्नान करते थे। तो ये हमें कहाँ मिला है द ग्रेट बाथ, तो ये द ग्रेट बाथ मिला है हमें मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में ये ग्रेट बाथ मिला है जो कि रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार शेप में है और एक स्विमिंग पूल की तरह है। और इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से ईंटों का डिज़ाइन किया गया है। और ग्रेट बाथ को ऐसा माना जाता है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता था, मतलब कोई धार्मिक स्नान किया जाता था। और ये जो द ग्रेट बाथ है, जो स्नानागार है जहाँ पे स्विमिंग पूल की तरह स्नान करते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में भी नहीं होता छोटे छोटे कुंड होते वैसे, तो ये 6 इसमें एंट्री होती थी, मतलब 6 जगह से इसमें घुसा जा सकता था। 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से, ऐसे 6 करके 6 जगहों से इसकी एंट्री होती थी। और इस जो नीचे नहाने के लिए पूल तक जाने के लिए स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनी होती थी। और ये जो सीढ़ियाँ बनी होती थी ना, ये ब्रंट ब्रिक, हमने देखा 2 तरीके की ईंट होती थी। एक ब्रंट ब्रिक होती है जो कि भट्टियों में पकाई गई ईंटें होती हैं, उससे ये बनी होती थी। और यहाँ पे एक आउटलेट भी होता था, मतलब ईंटों से बना आउटलेट। जैसे इसमें पानी भर गया, अब पानी को निकालना है तो बस वो आउटलेट हटा देते थे, पानी सारी नाली में जाके निकल जाती थी। और इसमें पानी भरने के लिए बगल में कुआं भी खुदाया गया था, मतलब उस कुएं से इस पूल में पानी आता था। तो ये है वो ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में मिला है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये ग्रेट बाथ है आयताकार शेप में, और इसमें 6 सीढ़ियाँ होती, 2 इस तरफ से, 1 2 और 2 इस तरफ से, इधर से और 1 इधर से और 2 इस तरफ से। तो 6 टोटल सीढ़ियाँ होती है। और इसमें क्या है कि इसमें एक तरफ से पानी निकालने का और बगल में कुआं भी होता था ताकि इससे पानी निकल भी सके और पानी कुएं से लिया भी जा सके। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें मिली है वो मिली है द ग्रेट ग्रेनरी, मतलब अनाज घर। ये कहाँ मिला है, तो ये हमें हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदाड़ो में भी मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ग्रेनरी था, द ग्रेट ग्रेनरी जिसे कहते हैं, या जो सबसे बड़ा अनाज घर मिला है हमें, वो कहाँ मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला है सबसे बड़ा अनाज घर। और ये क्यों यूज होता था, जो भी अनाज होता था उसको स्टोर करने के लिए यूज होता था। और ये कहाँ पे बनाए जाते थे, ये ज़्यादातर सिटाडेल में बनाए जाते। सिटाडेल हमने देखा कौन सा, तो जो शहर था 2 भाग में डिवाइड था, एक अपर था और एक थोड़ा लो, मतलब एक ऊपर था थोड़ा और एक थोड़ा लो हाइट पे था। तो जो ऊपर वाली हाइट जिसे सिटाडेल कहते हैं, वहाँ पे ये ग्रेट ग्रेनरी या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी। और ज़्यादातर ग्रेनरी जो होती थी ये नदियों के पास बनाई जाती थी। नदियों के पास इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो व्यापार मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सके, मतलब यहाँ से अनाज उठाया जाए, बोट में डाल के नदियों के द्वारा दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और ये भी देखा गया है कि इन ग्रेनरी के बगल अगल में 2-2 रूम के छोटे छोटे घर होते थे। वो किस लिए होते थे, तो वो इसलिए होते थे, ऐसा माना जाता है कि उसमें जो काम करते थे ना ग्रेनरी में जो लेबर, वो वहाँ पे रहते थे। तो ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये है वो ग्रेनरी जिसकी फ़ोटो है ये, और ये पाया गया है मोहनजोदाड़ो में भी और हड़प्पा, दोनों जगह पाया गया है। तो ये पहले बिल्डिंग हुआ करती थी, अब अवशेष बचे हैं। ये पहले होती होगी बिल्डिंग, अभी ये इसके अवशेष हैं। तो ये ऐसी हुआ करती थी कुछ। फिर तीसरी चीज़ जो हमें मिली वहाँ की, जो हड़प्पा की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो नालियों का सिस्टम है, वो हड़प्पा सभ्यता का उस समय में भी कहेंगे तो सबसे एडवांस था। यहाँ तक कि इतना एडवांस था कि आज भी कई जगहों पे वैसे जो ड्रेनेज सिस्टम, वैसी नाली का सिस्टम है भारत में भी आज भी कई जगहों पे नहीं पाया जाता। जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा का वो इनक्रेडिबल था, मतलब उस समय के हिसाब से इनक्रेडिबल था कि वैसा
पाया ही नहीं गया किसी और सभ्यता में। जो रूम्स थे, घरों के रूम थे, उससे जो पानी जाता था वो स्लोप, एक ढलान दिया जाता था, उस ढलान के माध्यम से सीधा नालियों में पानी पहुंच जाता था। और जो नालियां होती थी घरों की, वो गली की नालियां से कनेक्टेड होती थी। यहाँ तक जो किचन है, किचन का पानी भी सीधा नाली में जाता था। और जो स्ट्रीट के ड्रेन्स थे, मतलब नालियां थी, वो कवर्ड हुआ करती थी। उन पे पत्थर की, वो जैसे आज हम पट्टियों से ढक देते हैं ना, वैसे ही ढके होते थी वो नालियां। और थोड़ी थोड़ी दूर पे मैन होल हुआ करता था, जैसे हमारे सीवर लाइन में होता है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे मैन होल होता है जहाँ से सफाई होती है। और इन नालियों की प्रॉपरली सफाई होती थी रेगुलरली, और ये सारी नालियाँ जाके मेन नाली में मिल जाती थी जो शहर के बाहर होता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा वो थे, एडवांस थे। तो ये नालियाँ हैं उस समय की। तो ये उस समय की नाली है जो हम देख सकते हैं कि ये घरों से, एक मिनट, घर से ये ऐसे निकल रही है ये नाली, और आके ये नाली मिल जाएगी कहाँ? गली की नालियों में ये मिल जा रही है, ठीक है। और यही नाली आगे चल के शहर की नाली मिल जाएगी। ये ढकी हुई इसलिए नहीं है क्योंकि ये AI से बनाया गया, इसलिए इसमें ओरिजिनल फ़ोटो का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो गवर्नेंस के फिर देखें तो हम हड़प्पा सभ्यता में गवर्नेंस कैसे होता था, क्योंकि कोई ना कोई तो रूल करता ही होगा। तो इंडस सिटी जो थी उस समय की, जो हड़प्पा की शहर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्न होती थी, क्योंकि हमने देखा सारी चीज़ें बढ़िया थी। पर अभी तक ना हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिले कि वहाँ पे कोई राजा का शासन था या कोई रूलर भी शासन करता था। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक कमेटी बनती थी, जो अमीर व्यापारी होते थे, मर्चेंट, और प्राइस्ट मतलब पुरोहित क्लास के जो लोग होते थे, ये दोनों मिल के शासन करते थे एक कमेटी के तहत। और ये लोग हर चीज़ का ख्याल रखते थे कि वहाँ व्यापार कैसा हो रहा है, वहाँ पे टैक्सेस कैसे हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ये सभी चीज़ें जो देखते थे ये लोग देखते थे। सोशल डिवीज़न की बात करें, वहाँ का समाज कैसे डिवाइडेड था, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ का समाज 3 क्लास में डिवाइडेड था। पहला क्लास होता था रूलिंग क्लास, जो रूल करता था उस शहर पे। इसमें कौन कौन आते थे? तो इसमें जो वहाँ के अमीर मर्चेंट आते थे, अमीर व्यापारी, और प्राइस्ट पुरोहित जो होते थे, पुजारी वर्ग, ये लोग पहले क्लास में आते थे, जो रूलिंग क्लास होती थी। और ये लोग कहाँ रहते थे? तो ये लोग रहते थे सीटाडेल पे। हमने देखा था ना, एक अपर टाउन हुआ करता था सीटाडेल। और दूसरी क्लास जो सेकंड क्लास थी, इसमें आते थे छोटे व्यापारी, स्मॉल मर्चेंट, आर्टिसन जो कलाकारी करते हैं, क्राफ्टमैन जो क्राफ्ट्स बनाते, ये लोग। और ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग रहते थे लोअर टाउन में, जो निचला शहर हमने देखा था। इसके बाद थर्ड क्लास में आते थे लेबर। ये लेबर जो थे ये थर्ड ग्रुप में आते थे, और ये आउटर लिमिट, मतलब जो शहर के बाहर का आउटर लिमिट या छोटे छोटे गांव होते थे, ये लोग वहाँ रहा करते थे। ज़्यादातर जो फार्मर्स हुआ करते थे वो विलेज में रहा करते थे, ऐसा मानते हैं। और प्लस वो क्या करते थे? शहर में आके काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी कैसे थी हड़प्पा सभ्यता की। तो मेन क्रॉप जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उगाते थे, वो होता था वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, मस्टर्ड मतलब सरसों, सीसेम, और इसके बाद बार्ले मतलब जौ। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे? तो मीट भी खाते थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन भी थे वो। मीट भी खाते थे, मछली भी खाते थे, अंडे भी खाते थे। इसके अलावा वो फ्रूट्स और मिल्क ये भी खाते थे। जो हड़प्पा के लोग हैं, ये वर्ल्ड में शायद अर्लीस्ट लोग हैं, सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने कॉटन उगाना सीखा था। इसीलिए कॉटन के कपड़े भी पहनते थे। और प्लस हड़प्पा के लोग ने कई जानवरों को अपना पालतू पशु बनाया था, जैसे ऑक्सन मतलब बैल, बफेलो मतलब भैंस, गोट मतलब बकरी, सीप मतलब भेड़। इसके बाद पिग मतलब सूअर को भी ये पालते थे, कैट्स को भी पालते थे, और डॉग्स को भी ये पालते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो ये आपस में भी व्यापार करते थे, इंटरनल ट्रेड करते थे। प्लस उस समय जो अदर सिविलाइजेशन है ना, उनसे भी ये लोग ट्रेड करते थे। और ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमें पता चलता है, वहाँ से एक सील मिली है हड़प्पा से, जैसे ये एक सील मिली है। तो इस सील पे एक बोट बनी हुई है, ये हम देखेंगे। ये इस सील पे जो है एक बोट बनी हुई है, नाव बनी हुई है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो था नाव का भी प्रयोग करते थे, मतलब वो बाहर के लोगों से भी ट्रेड करते होंगे, जब ही तो नाव है। तो ऐसे सबूत भी मिले हैं बाद में हमें खुदाई में, कि वो लोग मेसोपोटामिया, जो आज का इराक देश है,
इससे ट्रेड करते थे, अफगानिस्तान से ट्रेड करते थे। अब हमें ये कैसे पता चला कि मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से ट्रेड करते थे? तो जब हमने मेसोपोटामिया की खुदाई की, मेसोपोटामिया में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो वहाँ पे हड़प्पा के सील्स पाए गए, और हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो वहाँ पे मेसोपोटामिया के सील्स पाए गए थे। और जो मेसोपोटामिया में जब खुदाई की गई ना तो वहाँ पे सील्स पाए गए और उन सील्स पे लिखा था दिलमन। तो दिलमन ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा का नाम था उस टाइम, नहीं, जब हड़प्पा की खुदाई की तो हड़प्पा से सील्स मिले दिलमन, और जब मेसोपोटामिया और इन जगह की खुदाई की गई थी ना तो वहाँ पे सील मिले, उस पे लिखा होता था मेलूहा। और ऐसा माना जाता है कि मेलूहा वर्ड जो यूज हुआ है ना, ये हड़प्पा का नाम था मेलूहा उस टाइम। मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हड़प्पा को मेलूहा कह के बुलाते थे। ठीक, तो इसमें आगे हम देखते हैं इकोनॉमी में ही कि ये लोग ट्रेड करते थे। तो ट्रेड कैसे करते थे? तो अपने पोर्ट से करेंगे, कोई बंदरगाह तो होगा। तो इनका एक शहर पाया गया है लोथल। हमने देखा कि लोथल की जब डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे हमें डॉक यार्ड्स मिले, मतलब बंदरगाह मिले। तो ऐसा माना जाता है कि इसी बंदरगाह से वो लोग ट्रेड करते थे। और वो लोग कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे? तो इजिप्ट, ईरान, हमने देखा मेसोपोटामिया में तो करते ही थे, उसके अलावा इजिप्ट में भी करते थे, ईरान में भी करते थे, मेसोपोटामिया में भी करते थे, अफगानिस्तान में भी करते थे। और ये ट्रेड जो करते थे ये बार्टर सिस्टम के माध्यम से करते थे। बार्टर सिस्टम के माध्यम कि मान लो कि हड़प्पा के लोग जो है टमाटर लेके गए वहाँ ट्रेड करने, गेहूं लेके गए ट्रेड करने। अब हड़प्पा के लोगों को चाहिए टमाटर और वहाँ इजिप्ट के लोगों को चाहिए गेहूं, तो क्या करेंगे, इजिप्ट के लोग गेहूं ले लेंगे इनसे और ये लोग उनसे टमाटर ले लेंगे। तो इसे कहते हैं बार्टर में ट्रेडिंग करना। इसके साथ साथ वो इंटरनल ट्रेड, मतलब भारत में भी ट्रेड करते थे। जैसे आज कर्नाटक, राजस्थान और कश्मीर है, यहाँ पे वो लोग ट्रेड करते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोग फार्मिंग भी करते थे। फार्मिंग के अलावा क्या क्या करते थे? तो बुनाई मतलब वीविंग भी करते थे। पोटरी मेकिंग मतलब मटके बनाने का काम भी करते थे। ज्वेलरी मेकिंग, जो ज्वेलरीज होती है उसको बनाने का भी काम करते थे। मेटल वर्क भी करते थे। टॉय बनाने का काम भी करते थे। स्टोन कटिंग का काम भी करते थे। सील जो मेकिंग का काम है, सील्स बनाई जाती थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट खोज है हड़प्पा में, वो देखेंगे, वो भी करते थे। इसके अलावा व्यापार तो करते ही थे। जो मटके जो होते हैं, पोटरी मेकिंग, इसमें हड़प्पा के लोग, ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही एडवांस हो चुके थे। मतलब जैसे मटके इनके यहाँ बनते थे आज हमारे यहाँ भी नहीं बनते, क्योंकि इनके मटकों पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस होते थे, ड्राइंग्स होते थे, फ्लोरल पेंटिंग्स होते थे। तो उसके कुछ प्रूफ हमें मिले हैं। जैसे ये मटका हमें हड़प्पा टाइम का मिला है, तो इसमें कई तरीके की डिज़ाइंस हम देख सकते हैं। प्लस इसमें कई तरीके से यहाँ पे पक्षी और पशु के फिगर भी मिले हैं। इसके अलावा हमें टॉय कार्ट भी मिला एक हड़प्पा से, ये टॉय जो बनाया जाता था हड़प्पा में वो भी हमें मिला है। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट में देखें कि कौन से वो क्राफ्ट बनाए, उनके क्राफ्ट या आर्ट कौन से मिले हैं। तो हमें हड़प्पा की जब खुदाई की गई थी तो वहाँ से मोहनजोदाड़ो से एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, और ये डांसिंग गर्ल ये है, इसको हम देखेंगे अभी, एक मिनट। तो ये डांसिंग गर्ल की हमें मूर्ति मिली है हड़प्पा से। ये है वो डांसिंग गर्ल जिसकी मूर्ति मिली, जो कि ब्रोंज की बनी हुई है। इसने यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रखी हैं, इस हाथ में बैंगल्स पहन रखे हैं, यहाँ पे भी एक बैंगल है, यहाँ पे भी, और प्लस ये कांसे की है, मतलब ब्रोंज की मूर्ति है और विदाउट किसी कपड़े की है, ठीक है। और ये एक वुमन की मूर्ति है। इसके अलावा हमें दूसरी मूर्ति मिली है, ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली है, और ये एक पुरोहित यानी साधु की मूर्ति मिली है, जो कि आंख बंद करके है, देखेंगे। इसने एक सॉल एक लपेट रखी है जिसपे किसी तरीके का डिज़ाइन बना है, जिसे ट्राईफोल्ड डिज़ाइन कहते हैं। इसकी एक हाथ टूट चुकी है, मतलब ये ओरिजिनली तो हाथ होगा लेकिन बाद में खुदाई में ये टूट गया है। इसकी देखेंगे हम दाढ़ी भी अच्छी खासी, और इसने अपनी आंख बंद कर रखी है, और यहाँ पे इसने ऐसे कुछ पहन रखा है लॉकेट टाइप सा, ठीक है। तो ये भी हमें मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिला है, जो हड़प्पा का ही एक जगह है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने देखा कि एक प्राइस्ट की भी मिली है मूर्ति, जिसकी दाढ़ी थी स्टोन की, और इसने सॉल ओढ़ रखा था। इसके अलावा जो मटके हैं उस पर हमने देखा कि कई एनिमल्स के डिज़ाइन, बर्ड्स के डिज़ाइन होते हैं, या आर्टिस्टिक स्किल्स भी देखे जाते हैं मटकों के ऊपर। और इनके जो मटके थे बहुत ज़्यादा शाइनी थे और पेंटेड थे, ये भी हमने देख लिया है। इसके अलावा ये लोग इमेज बनाते थे लोगों की, और पोट्स, मतलब
जो होते हैं क्या कहते हैं मटके बनाते थे, और ये लोग डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स भी बनाते थे ब्रोंज की, क्योंकि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। यहाँ पे एक्स मतलब कुल्हाड़ी हमने देखा, धनुष तीर ये भी बनाई गई है, चाकू भी बने हुए हैं, स्पीयर्स जो होते हैं काटने के लिए ये भी बनाए गए। इसके अलावा सील मेकिंग का काम भी यहाँ पे होता था, बोट मेकिंग का काम भी होता था, और टेराकोटा की सील्स बनती थी जो हम आगे अभी देखते हैं। और यहाँ पे क्या था, मैन और वुमन दोनों ज्वेलरी पहनते थे, और ज्वेलरी भी ये बनाते थे, वो हम देखेंगे। तो ये जो ज्वेलरी है हड़प्पा टाइम की ज्वेलरी है, ये सारी ज्वेलरी जो है हड़प्पा टाइम की ज्वेलरी है। इसके अलावा ये जो है ये सील्स होती थी। सील्स क्या, ये मिट्टी के बनाए होते थे, मिट्टी से बनाते थे और इसे सुखा देते थे। ये मिट्टी से बनाएंगे छोटे छोटे बिस्कुट जैसे, इसे सुखा देंगे। इस पर कई डिज़ाइंस है, जैसे हमें ये दिखता है ये बुल का डिज़ाइन, ये एक सांड का डिज़ाइन है, ये जो है ये हम देख सकते हैं कि एक सांड का डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ पे हथियार के डिज़ाइन है, यहाँ पे भी, एक मिनट इसे और जूम करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ये सांड का डिज़ाइन, ये गैंडे का डिज़ाइन है, इसमें ये जो है ये सांड का डिज़ाइन है, ये जो है ये भी किसी पशु पक्षी का डिज़ाइन है, और हथियार का डिज़ाइन है तीर धनुष का, और नीचे जो है यहाँ पे छोटे छोटे जानवर हैं। इसमें भी हमें दिख सकता है कि एक इंसान है और उसके चारों तरफ जानवर और ये सब है। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं ये एक इंसान है, एक मिनट, ये तो एक इंसान है और इसके दोनों तरफ बाघ या ऐसे कुछ चीते जैसा दिख रहा है हमें, ये चीज़ दिख सकती है। इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन था जो हड़प्पा का, वो था सील, इनके सील। क्योंकि हड़प्पा के बारे में आज हमें जो भी मालूम है ना, इन सील्स की वजह से ही मालूम है, ये तो हमें पता भी नहीं चलता हड़प्पा के बारे में। लगभग 2000 से ज़्यादा सील हमें मिली है छोटे छोटी साइज़ में, और उनमें कई जानवरों के डिज़ाइन हमें मिले हैं, जैसे वन हॉर्न बुल, एक सींग वाला बुल, बफेलो भैंस, टाइगर, एलिफेंट, गोट, ये सब मिले हैं। और जो सील्स है ना वो और भी काम के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई मर्चेंट है, उसे अपना ट्रेडमार्क बनाना है, तो क्या करेगा, मिट्टी के सील बना के अपना ट्रेडमार्क स्टैंप लगा देगा, तो उस मर्चेंट का ट्रेडमार्क हो जाता था। सील्स पे कई एनिमल्स भी मिले हैं और हमें कई ह्यूमंस के भी वो मिले हैं, और इन सील्स से हमें ये भी पता चलता है कि उनका रिलीजन क्या है। ठीक है, तो सील्स जो होते थे ये स्क्वायर शेप के भी होते थे, रेक्टेंगुलर शेप्स के भी होते थे, और सील्स पे बहुत कुछ लिखा भी गया है। बट हड़प्पा में हमें जो चीज़ मिली है ना सील्स, उस पर कई राइटिंग्स लिखी भी गई है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखा गया है। मतलब हड़प्पा की जो लैंग्वेज है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, इसके बाद देखें हड़प्पा की रिलीजन। तो हड़प्पा के रिलीजन में देखें तो हड़प्पा के लोग जो थे वहाँ पेड़ और एनिमल्स की वर्शिप किया करते थे। वो पीपल के ट्री को सबसे ज़्यादा वो मानते थे, मतलब शुभ मानते थे। इसके अलावा वहाँ पे मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, तो ऐसा माना जाता है वो उसकी भी पूजा करते होंगे। इसके अलावा 3 फेस वाला एक फिगर मिला है जिसके चारों तरफ टाइगर, रिनोसेरोस, बफेलो, एलिफेंट ये बैठे हुए हैं, और ऐसा माना जाता है ये जो 3 फेस वाला फिगर है, 3 फेस वाला फिगर है, ये पशुपतिनाथ जी हैं। पशुपतिनाथ जो आज के भगवान शिव है ना, ये हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, और भगवान शिव के चारों तरफ टाइगर, रिनोसेरस, बफेलो, एलिफेंट ये सब बैठे हैं। तो ये कहाँ है, इस सील में ये मिला है। तो ये बीच में जो है ये भगवान शिव बैठे हुए हैं, देखेंगे तो ये बीच में पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं, और इनके चारों तरफ हम देखेंगे तो ये गैंडा है, और ये हम देखेंगे एक जानवर है, नीचे टाइगर है, और ऊपर यहाँ पे बफेलो है, भैंस है। ये सब मिला है हमें एक सील में। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये नेचर की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे, ये सब। बट लेकिन एक चीज़ हमें देखने वाली है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो हम्प बुल को दी जाती थी। जो सांड होते हैं जिनके कूल्हे बहुत ज़्यादा निकले होते हैं, उनकी भी पूजा होती थी। लेकिन ये सब दिखने के बाद भी क्या हम ये कह सकते हैं वो हिंदू थे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सारी मूर्तियाँ मिली है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली, भगवान शिव की मिली है, लेकिन हमें वहाँ पे अभी तक कोई टेम्पल नहीं मिला। मतलब कोई भी मूर्ति तो मिली है लेकिन कोई टेम्पल नहीं मिला। तो इससे ये माना जाता था कि शुरुआत में ये लोग वृक्ष की या एनिमल्स की पूजा करते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म का ही शुरुआती वर्जन हुआ करता था। अंत में देखेंगे कि
हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, मतलब खत्म हो गई। अब कैसे खत्म हुई, इसका रियल जो कॉज है ना, ये किसी को नहीं पता। पर कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये कोई बाहर के लोग आए हों, जैसे कि आर्यंस जो जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई थी उन्होंने खत्म किया। कोई कोई ये कहता है कि हो सकता है कोई काला मिट्टी आई हो, जैसे कि बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई और बीमारी फैल गई, महामारी, इस वजह से खत्म हो गए हो। या कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो इंडस रिवर थी ना, कुछ दिनों के लिए उसने अपना रास्ता बदल लिया, इससे वो इलाका सूख गया और इन्हें पानी नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये लोग वहाँ से दूसरी जगह चले गए, और ऐसे हड़प्पा सभ्यता जो है ये खत्म हो गई। इसके बाद जो उसी समय जो दूसरी सभ्यता जो पनप रही थी वो थी मेसोपोटामियन सभ्यता। तो हम देखते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में। तो ये उन 4 सभ्यताओं में से जो उस समय थी, 4 सभ्यता थी वहाँ उस समय पे, हड़प्पा के टाइम पे, जो किसी न किसी नदी के किनारे थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता तो हमने देखा इंडिया में, दूसरा मेसोपोटामियन सभ्यता जो इराक में थी, तीसरा इजिप्शियन सभ्यता जो इजिप्ट में थी, चौथा चाइनीज सभ्यता जो चाइना में थी। तो मेसोपोटामिया जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड मेसोस और पोटामियास से निकला है। मेसो का मतलब होता है मिडल, पोटामियास का मतलब होता है रिवर। मतलब जो मेसोपोटामिया थी, नदियों के बीच में जो जगह थी ना, जमीन, उस पे बसी थी। तो मेसोपोटामिया कल्चर के जो लोग हैं वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए माने जाते थे, मतलब वो बहुत धनी थे। वहाँ पे शहर हुआ था, सिटी लाइफ, मतलब उस समय वहाँ पे शहर हुआ करते थे, और वो लोग लिटरेचर, मैथमेटिक्स और साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी डिस्कवरी हुई है मेसोपोटामिया शहर की, वो लगभग आज से 150 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है। और ये रहा मेसोपोटामिया। जो आज का इराक शहर है ना, वहीं पे है मेसोपोटामिया। और उसमें शहर जो इम्पोर्टेंट कौन से, ये देखते हैं। तो सबसे साउथ में यहाँ था सुमेर नाम की जगह यहाँ थी। उसके बगल में था उर, और उर के ऊपर थी बेबीलोनियन, इसके ऊपर अक्कड़, और इसके ऊपर असुर, और असायार यहाँ पे था, और निनेवा, और यहाँ पे असायार था। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नदी बहती थी उस समय। इस तरफ बहती थी यूफ्रेटस, और इस तरफ बहती थी टिग्रिस, और ये बहुत सारा पानी लेके आती थी। और जिस वजह से क्या होता था, यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती थी। मतलब यहाँ की जो सॉइल्स थी, क्योंकि पानी आता था तो बाढ़ भी आता था, बाढ़ आता था तो नई मिट्टी भी आती थी, तो यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी। अब इसका एक्सटेंट देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो मेसोपोटामिया क्या है, आज का जो इराक है वहाँ पे है लोकेटेड। कब से कब तक ये सिविलाइजेशन थी, तो लगभग 4000 BC से लेकर 2000 BC तक ये थी। और ये ग्रेट सिविलाइजेशन थी, 2 नदियों के बीच में थी। 2 नदियों के नाम हमने ऑलरेडी देखा है कि द टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये दोनों नदियों के बीच में थी। और इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। और बाद में मेसोपोटामिया के लोग शायद वर्ल्ड के पहले लोगों में से आते जिन्होंने कनाल, मतलब नहर खुदवाई थी। हालांकि इजिप्ट के लोग सबसे पहले थे जिन्होंने कनाल या नहर खुदवाई थी। और ये नहर क्या करते, किस लिए यूज करते थे, इन नहरों का यूज किया जाता था इरिगेशन या सिंचाई के लिए, नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है या माल को ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए इन नहरों का यूज किया जाता था। अब हम देखते हैं आगे कि जो सबसे साउथ में, जो मेसोपोटामिया के सबसे साउथ में जो शहर था उसे हम कहते थे सुमेर, देखा था हमने अभी। और सुमेर के लोगों के कहते थे सुमेरियन। और जो सबसे फिर सुमेर के नॉर्थ में कौन सा रीजन था, तो बेबीलोनिया हमने देखा। उसके नॉर्थ में क्या था, अक्कड़। और सबसे ऊपर कौन सा था, असरिया कह सकते हैं। और आर्कियोलॉजी और लिटरेचर सोर्स जैसे कि हमें जिगुरात मिला है, कहाँ पे मिला है, उर शहर में। हमने उर शहर भी देखा था। जो भी कुछ हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता चलता है ना, वो हमें इससे पता चलता है जो ये जिगुरात मिले उससे, और प्लस और गिलगामेश नाम का एक हीरो था उस समय, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, उससे पता चलता है। तो जिगुरात क्या था, तो जैसे भारत में मंदिर होते हैं ना, तो वैसे जिगुरात जो थे इनके देवताओं के मंदिर को कहा जाता था जिगुरात। और मंदिर के ही चारों तरफ शहर बनते थे, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी मंदिर को, ठीक है। और दूसरा एपिक ऑफ गिलगामेश वहाँ का हीरो था जिस पे कहानी लिखी गई है। अब मेसोपोटामिया की सोसाइटी के बारे में अगर हम पढ़ें
तो मेसोपोटामिया जो है 3 सोशल क्लास में बटे हुए थे। एक थे अपर क्लास, फिर सेकंड मिडिल क्लास और थर्ड थे लोअर क्लास। जो अपर क्लास थे ना, इनमें कौन कौन से लोग आते थे? तो इसमें किंग आते थे, राजा, प्राइस्ट जो होते थे पुजारी वो, और रॉयल फैमिली के लोग ये आते थे, और बड़े अधिकारी ये आते थे इस अपर क्लास में। और ये लोग क्या करते थे? ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। मिलिट्री जो है ये इनके कंट्रोल में होती थी, और इनका काम क्या होता था? लोगों का वेलफेयर करना, लोगों के भलाई के बारे में सोचना, प्लस लोगों की प्रोटेक्शन करना, स्टेट की प्रोटेक्शन करना। इसके बाद आते थे मिडिल क्लास में। इसमें फार्मर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, ट्रेडर्स व्यापारी होते थे। फिर लास्ट में आते थे लोअर क्लास के लोग। और लोअर क्लास में कौन होते थे? तो लोअर क्लास में हम देखेंगे, एक मिनट, लोअर क्लास में होते थे स्लेव। तो स्लेव मतलब गुलाम। तो सेकंड क्लास में हमने देखा बिजनेसमैन होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे जो अपने काम में माहिर है, ये लोग। और ये लोग ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे होते थे वो फार्मर्स होते थे। थर्ड क्लास में हमने देखा स्लेव। स्लेव क्या होते थे? गुलाम। ये किसी ना किसी के गुलाम होते थे। इनको जो काम करवाना चाहो वो ये करते थे। तो ज़्यादातर इनको लगा दिया जाता था एग्रीकल्चर करने में, क्राफ्ट करने में, ट्रेड करने में, या कॉमर्स, ट्रेड मतलब व्यापार करने में, इन सब में लगा दिया जाता था। फैमिली लाइफ के बारे में देखें तो जो मेसोपोटामिया में फैमिली थी वो क्लोजली निट थी, मतलब बहुत ही क्लोज फैमिली, मतलब एक ही परिवार रहता था। बहुत ही, जैसे आज भारत में एक ही जगह पे दादा दादी मामा मामी सब लोग एक साथ रहते हैं, वैसी ये फैमिली रहती थी। फैमिली का हेड कौन होता था? पिता, मतलब फादर जो होते थे वो फैमिली के हेड होते थे, और उनका ही काम होता था बच्चों को पालना। वो बच्चों को स्ट्रिक्ट तरीके से पालते थे। जो लड़के होते थे उन्हें पढ़ाया जाता था, राइटिंग, अर्थमेटिक, मैथ ये सब सिखाया जाता था। जबकि जो लड़कियां होती थी उन्हें म्यूज़िक और डांस सिखाया जाता था। वुमन को वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इसके बाद टाउन प्लानिंग देखें तो ये जो टाउन है ये खोदा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ये हम देख सकते हैं। जो सुमेरियन शहर था वहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में कई शहर थे, तो उसमें जो सुमेरियन शहर थे ये सबसे ज़्यादा डेवलप थे। इन्होंने सिटी बनाई, बहुत सारे शहर बनाए उनके राजा के अंडर में। और ये शहर जो थी, इसके जो सुमेरियन शहर था इसकी खुद की आर्मी थी। ये एक छोटे से देश की तरह था। और सुमेरियन के अलावा और कौन कौन से शहर थे मेसोपोटामिया में? तो एक उर था, उरूक था, लगास था, बेबीलोनिया जो कि बहुत फेमस जगह वो था, निनेवा ये भी था। तो जब उर की जो डिस्कवरी हुई, जब उर नाम का शहर जो था मेसोपोटामिया का, उसको जब एक्सकावेट किया गया या खोदा गया तो ये पाया गया कि ये ग्रेटेस्ट शहर था मेसोपोटामिया का। क्यों? क्योंकि इस शहर को 3 रीजन में बांटा गया था। ये जो उर शहर था ना, ये 3 रीजन में बटा था। एक था सैक्रेड एरिया। सैक्रेड एरिया मतलब जहाँ पे पूजा पाठ या रिलीजियस एरिया होता है, जहाँ सब लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती वो। और सेकंड था वॉल्ड सिटी। इसी जो ये मंदिर था, ये सैक्रेड एरिया था ना, इसी के चारों ओर शहर बना हुआ था जिसे वॉल्ड सिटी कहते हैं। और इसके बाद आउटर टाउन मतलब बाहरी एरिया। तो हम देखते हैं कि जो सैक्रेड एरिया था वो ये था जिसे जिगुरात कहते हैं। एक मिनट। तो सैक्रेड एरिया जो था इसे जिगुरात कहते हैं। जो सैक्रेड एरिया था ना उसमें एक टेम्पल होता था, मंदिर, उसको कहते थे जिगुरात। जैसे हम मंदिर कहते हैं, ये लोग जिगुरात कहते थे। ये इनकी देवताओं को समर्पित था। और ये जो टेम्पल था ये कई मंजिल का होता था, और हर ऊपर वाली मंजिल पहली मंजिल से छोटी होती थी। जैसे ये पहली मंजिल है, ये इस टेम्पल की ये पहली मंजिल है, इस टेम्पल को वहाँ पे जिगुरात कहते हैं। अब इससे ऊपर वाली मंजिल जो इससे छोटी होगी, फिर इससे ऊपर वाली मंजिल इससे छोटी होगी, और फिर इससे ऊपर वाली मंजिल सबसे छोटी होगी। तो ये जिगुरात था जो सैक्रेड एरिया में था, और इसके चारों तरफ अब शहर बसाया जाएगा। और फिर उसके बाद आउटर टाउन। तो ये सैक्रेड एरिया था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, मतलब यहीं से वो शहर को चलाया जाता था। और यहाँ पे ऑफिशियल्स रहते थे, और यहाँ पे स्टोर हाउसेज होते थे, मतलब अनाज को रखना या ये सब रखना। जैसे कि हमने हड़प्पा में देखा था सीटाडेल में अनाज गृह होते थे, वैसे ही इसके चारों तरफ वॉल्ड सिटी होती थी, और उसके बाद आउटर टाउन हुआ करता था। रिलीजियन की बात करें तो हड़प्पा के जो लोग थे उनके कई, मतलब मेसोपोटामिया के लोग जो थे ये कई भगवान में मानते थे, और ये ज़्यादातर जो नेचर के फोर्स होते हैं उनको वर्शिप करते थे। इनके कुछ भगवान के नाम हम देखते हैं। तो एन,
एनलिन, एनकी, मारदुक, इस्तार, नाबू, ये इनके भगवान थे। और हर शहर का अपना एक भगवान होता था और उस भगवान के लिए वो मंदिर बनाते थे जिसको कहते थे जिगुरात। ठीक है। मेसोपोटामियन के लोग जो थे ये बिलीव करते थे मरने के बाद भी लाइफ होती है। इनका ये कहना था कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद भी लाइफ होती है, इसलिए जब कोई इंसान मरता था तो उसके साथ जो उसकी चीज़ें थी वो भी उसी के साथ दफना दी जाती थी। एक भगवान की हम फोटो देख सकते हैं उनके, वो थे ये गॉड नाबू, इनका नाबू नाम था, ये नाबू थे। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ये इनके गॉड थे मेसोपोटामिया, वो सुमेरियन गॉड थे, मतलब सुमेर शहर जो था ना वहाँ उनके जो देवता हैं वो ये थे। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी कैसी थी इनकी। तो मेसोपोटामिया की इकोनॉमी के बारे में देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो होता था इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, मतलब खेती। ये क्या उगाते थे तो ये बार्ले उगाते थे जिसे जौ बोलते हैं, कॉर्न उगाते थे जिसे भुट्टा बोलते हैं, डेट्स उगाते थे जिसे खजूर बोलते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग उगाते थे। क्यों उगाते थे? क्योंकि यहाँ पे जो सिंचाई के लिए नदियाँ थी, अच्छी सिंचाई आराम से होता था इसलिए। इसके साथ यहाँ मेटल वर्कर्स भी थे, जैसे ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड के चीज़ें बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ जो मेटल की चीज़ें बनाते हैं। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये वर्ल्ड के पहले लोग थे जिन्होंने मटके जिस व्हील पे बनते हैं ना वो व्हील बनाने वाले ये पहले लोग थे। और इन्होंने क्लॉथ मेकिंग भी, मतलब कपड़े बनाना भी शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ ये कई जानवरों को पालते थे, जैसे सीप मतलब भेड़, गोट मतलब बकरे, डोंकी मतलब गधे, काव, इन सबको ये लोग पालते भी थे। और ये कई बाहर के देशों से ट्रेड करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया वाले जो थे ये हड़प्पा से भी ट्रेड करते थे, हमें पता है। तो हम ट्रेड के बारे में देखें तो ये अंदर में आपस में शहर अपने एक दूसरे में ट्रेड तो करते थे, इसके साथ साथ बाहर के लोगों से भी ट्रेड करते थे। जैसे इंडिया में ये हड़प्पा से ट्रेड करते थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे और मेडिटेरेनियन कंट्री से भी ये ट्रेड करते थे। और ये सारी चीज़ें जो करते थे ना व्यापार, ये इसे एक रिकॉर्ड के रूप में लिख के रखते थे जिसे कहते थे क्ले टेबल, क्ले टैबलेट। क्ले की बनी हुई एक टैबलेट होती थी, जैसे स्लेट होती है ना वैसे ये स्लेट हुआ करती थी, एक क्ले की बनी हुई। तो गीला क्ले होता था, उस पर जो भी लिखना होता था वो गीले में ही लिख देते थे और उसे सुखा देते थे, तो हमेशा के लिए उसमें छप जाता था। ठीक है। तो ये करते थे। और जो ट्रेड था मेसोपोटामिया और हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इनके बीच में होता था, ये हमें कैसे पता चला? तो हमें कई सील्स मिले। तो हम देख सकते हैं ये जो फोटो है, एक मिनट, ये जो फोटो है ये मेसोपोटामिया में जो फोटो है, मतलब हड़प्पा में जो फोटो है, मतलब ये सील है एक तरीके की, ये सील हड़प्पा में पाई गई है और इस पे लिखा है दिलमन। दिलमन जो था मेसोपोटामिया को कहते थे। और मेसोपोटामिया में जो सील पाई गई है उसको उस पे लिखा था मेलुहा। और मेलुहा क्या है? ये हड़प्पा के बारे में यूज होता था। अब देखें आर्क और आर्किटेक्चर कैसी थी यहाँ की। तो मेसोपोटामिया ने ना कई बिल्डिंगें बनाई है, जैसे बेक ब्रिक की बनाई है। हमने पहले देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी ब्रिक यूज करते थे? ईंटें। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे जली हुई ईंटें या फायर या ब्रंट ब्रिक यूज करते, जो भट्टियों में पकती थी, जो आज हम यूज करते हैं। लेकिन जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये बेक ब्रिक का यूज करते थे, मतलब सन में सुखाई गई, सूरज के नीचे सुखाई गई। इसके अलावा स्टोन से बनी हुई बिल्डिंग थी, वुड से बनी हुई बिल्डिंग थी। यहाँ का सबसे फेमस चीज़ क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता का? तो यहाँ पे एक हैंगिंग गार्डन है। कहाँ पे? बेबीलोनिया सिटी में। और इसे बनाया था नेबुचदनेजार टू राजा ने। राजा का नाम था नेबुचदनेजार टू। और ये वर्ल्ड के 7 वंडर जो है ना उनमें से एक है। और उसने क्यों बनवाया था? अपनी वाइफ के लिए। तो कहानी ये थी कि जो ये राजा है नेबुजादनेजार, इसकी जो वाइफ थी वो एक्चुअल में माउंटेनियस रीजन की थी, मतलब पहाड़ों से थी। तो वो रोज़ वहाँ पे बचपन से पहाड़ों को उसने देखा था, लेकिन उसकी शादी इस राजा से हो गई। और ये राजा रहता कहाँ था? डेजर्ट एरिया में, मतलब दोनों तरफ नदी तो थी लेकिन ये एक मैदानी एरिया था। तो अब यहाँ से पहाड़ क्यों, कैसे लेके आए वो यहाँ पे पहाड़? तो लेकिन उसकी बीवी को हमेशा याद आती रहती थी, तो इसी को उसको याद ना आए अपने घर की, इसलिए उसने ये हैंगिंग गार्डन बनाया था जो एक तरीके से पहाड़ों जैसा लगता था, इसने बनाया। तो इसको हम देखेंगे नीचे फोटो में। इसके बाद जो दूसरा आर्क एंड आर्किटेक्चर जिसके लिए मेसोपोटामिया के लोग फेमस है वो है जिगुरात। जिगुरात क्या होता था? मंदिर होता था।
इनके देवताओं का। और ये जो मंदिर हुआ करते थे बहुत ऊंचे होते थे, कई कई मंजिलों के हुआ करते थे, और ये भी बेक ब्रिक के बनते थे। बेक ब्रिक मतलब जो सूरज के नीचे सुखाए गए ईंटें थी वैसे, ठीक है। ये बेक ब्रिक में बनते थे, और इनमें नालियाँ भी होती थी जो पानी को ऊपर से नीचे लेके आती थी, जैसे कि हमने देखा भी था। और जो आज के टाइम में जो कॉलम लगाए जाते हैं बिल्डिंगों में, डोम्स बनती है जैसे मस्जिदों में या चर्चों में डोम बनती है, या वॉल्ट हो गया, आर्क आर्क जो ऐसे दी जाती है बिल्डिंगों में, इन सब का इन्वेंशन जो था मेसोपोटामिया के लोग ने किया था। अब हम देखते हैं कि जो राजा नेबूजनेजार जो थे, उन्होंने जो बेबीलोन में झूलता हुआ गार्डन बनाया था, हैंगिंग गार्डन जिसे कहते हैं, जो 7 वर्ल्ड के वंडर्स में से एक है, वो ऐसा दिखता था। ये आज कहिए तो ये है हैंगिंग गार्डन जो बनवाया था। इसमें हम देख सकते हैं कई मंजिल का था और पहाड़ों जैसे इसे बनाया गया था। हर जगह गुफाएं थे छोटे छोटे, और इसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। ये इसके बाद हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या क्या थी मेसोपोटामिया के लोगों की। तो पहले स्क्रिप्ट और लिटरेचर के बारे में देखते हैं। जो सुमेरियन थे, मतलब मेसोपोटामिया का एक शहर था सुमेर, सुमेर के लोगों को कहते हैं सुमेरियन। तो सुमेरियन ने एक राइटिंग सिस्टम, लेखन शैली को डेवलप किया था, जिसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म। जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी किस राइटिंग सिस्टम में लिखी जाती है, उसका क्या है, तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। वैसी जो सुमेरियन थे, उन्होंने जो लिपि बनाई थी उसे कहते थे क्यूनिफॉर्म लिपि। और ये स्क्रिप्ट जो थी ये वेज शेप की थी, मतलब धसे हुए, मतलब किसी भी मिट्टी के क्ले पे लिखते थे धसे धसे में। और इसे लिखते कैसे थे, राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना। जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश, तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, हम यहाँ से यहाँ लिखते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जो लिखते थे ना, ये लिखते थे राइट से लेफ्ट, मतलब यहाँ से यहाँ लिखते थे। और ये लिखते कैसे थे, तो पेन जो बने होते थे ये हड्डियों से बने थे, हड्डियों से छोटे छोटे पतले पतले पेन बनाते थे, जिसे स्टाइलस कहते हैं। और यहीं से जो एप्पल का जो पेन है उसका नाम स्टाइलस लिया गया है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है इसे बाद में किसने पढ़ा, जो इन्होंने लिखा, इन्होंने, अब इसको कोई पढ़ना भी तो आना चाहिए किसी को। तो बाद में एक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे हेनरी रॉलिंसन, इन्होंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ के बताया, मतलब पढ़ा पहली बार इन्होंने ही। और ये लोग लिखते कैसे थे, तो क्ले टैबलेट बनाते थे। मैंने बताया था ना कि पहले मिट्टी का ये बना लेंगे, और बना के क्या करेंगे, इसको जैसे ये गीला है मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का इन्होंने ये बना लिया, क्ले का, क्ले जो मिट्टी होती है ना चिकनी मिट्टी, उसका बना लिया। इसके बाद जो भी इस पर लिखना है ये लोग लिख देंगे धसा धसा के, मतलब इनकी जो राइटिंग थी यूनिफॉर्म, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेटर बने होते थे स्टोन पे, उसे बस इसमें घुसा दिया जाता था ताकि इसकी छाप बन जाए, और बस इसको धूप में सुखा देंगे, तो ये हमेशा के लिए लिख जाती थी परमानेंटली। अब इसको दोबारा से तोड़ ताड़ के फिर से गलाएंगे, फिर से गीली करेंगे मिट्टी को, फिर से इस पर वैसी मार्किंग करेंगे और फिर से वो लिख जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते थे यूनिफॉर्म। इसके बाद देखते हैं और हड़प्पा, ये मेसोपोटामिया लोगों के बारे में और हमें कहाँ से पता चला है, तो गिलगामेश नाम के एक एपिक है, मतलब एक ये माना जाता है कि वहाँ पे गिलगामेश नाम का एक हीरो रहता था, लीजेंडरी हीरो, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। तो ये है फोटो उस गिलगामेश की, ये एक राजा थे, इनके ऊपर बुक लिखी गई है, और वहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। तो वर्ल्ड की पहली जो लाइब्रेरी थी ना, ये मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बनवाई थी। और ये बनवाई ही इसलिए थी, ये लोग क्या करते थे, एक लाइब्रेरी बनाते थे, जो भी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में लिखी होती थी ना, जैसी भी चीज़ें, चाहे वो क्ले की टैबलेट जैसे हमने देखी थी, या कोई चीज़, क्योंकि लिखते तो मिट्टी के क्ले पे ही थे, इसे उस लाइब्रेरी में संभाल के रख देते थे, क्योंकि ऐसा इनका मानना था कि आगे चल के कोई इनके बारे में पढ़ेगा तो ज़रूर। और ऐसा हुआ भी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी मेसोपोटामिया की, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हुम्माराबी कोड ऑफ लॉ। हुम्माराबी कोड ऑफ लॉ क्या था, जो बेबीलोन थे, यहाँ के एक राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुम्माराबी, जिन्होंने 1792 से लेकर 1750 BC तक यहाँ पे राज किया। और उन्होंने एक कोड ऑफ लॉ दिया। कोड ऑफ लॉ क्या था कि किसी को अगर पनिशमेंट देनी है, कोई भी क्राइम के लिए किसी को पनिश करना है, तो उसके लिए ये लॉ बनाया गया था। और ये पनिश करता था कि जैसे उसने क्राइम किए उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इस लॉ में टोटल 282 लॉ हुआ करते थे जो लिखे गए थे, ठीक है। और
ये कहाँ लिखे गए थे? वहाँ पे एक पत्थर पे दोनों तरफ 8-8 फीट में लिख दिए जाते थे। जैसे सड़क है, इसके किनारे पत्थर लगवाए जाते थे और उन 8-8 फीट के उन पे ये लॉ लिख दिए जाते थे, ठीक। और इसे प्लेस कर दिया जाता, और इस पत्थरों को, ये स्टोन को कहाँ रखा जाता था? तो मंदिर में, भगवान सूर्य के मंदिर में, जिसे मारडुक, भगवान सूर्य के मंदिर, मतलब जैसे हम हिंदुओं में सूरज भगवान को मानते हैं, वैसे मेसोपोटामिया के लोग भी सूरज भगवान को मानते थे और उनके मंदिर को कहते थे मारडुक। और उनके मंदिर में ये रख दिया जाता था, वो बड़े बड़े स्टोन जो होते थे 8 फीट के, और उस पर ये सारे कानून जो है 282 ये लिख दिए गए थे। और इसका बाद यही था पहली बार जिसे कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब लोग लॉ जो होता है कोडिफाई किया गया था वर्ल्ड में, पहली बार वो यहीं पे किया गया था, बेबीलोनिया में। और हम्मुराबी कोड इतना फेमस है कि आज भी जो कई कानून है ना, वो इसी से इंस्पायर होके लॉ बनाए गए हैं। आज भी हमारे देश में या ब्रिटिश राज में या ब्रिटेन में जो भी कानून बनाए गए, बाद में ग्रीस में भी, वो इसी हम्मुराबी लॉ से ही ये कानून लिए गए थे। तो ये इतना फेमस था। प्लस साइंस में देखेंगे तो साइंस में मेसोपोटामिया के लोग ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। उन्होंने मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। जैसे पहला डेवलपमेंट जो अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का, ये मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया है। और किसी भी फिगर को मेज़र करने के लिए जो टाइम होते हैं, घंटे, मिनट और सेकंड, ये मेसोपोटामिया के लोग ने ही बनाया। मतलब जो हम आज देखते हैं ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ये जो बनाया है ये मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बनाया है। प्लस जो सर्कल 360 डिग्री में डिवाइडेड होता है, ये भी मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाया है। जो दिन है और दिन और रात 12-12 घंटे में होते हैं, ये भी मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाया। और जैसे इजिप्ट थे, जो कैलेंडर जो सबसे पहले किसने बनाया? तो कैलेंडर सबसे पहले इजिप्ट के लोगों ने बनाया। जो आज हमारे कैलेंडर में 12 महीने 30 दिन होते हैं, तो ये इजिप्ट के लोगों ने पहली बार बनाया। और इजिप्ट को ही कॉपी करके मेसोपोटामिया ने भी अपना एक कैलेंडर बनाया था जिसमें 12 महीने और 30 दिन होते थे। हालांकि उन्होंने इजिप्ट के हिसाब से अपना नाम जो था उन महीनों का वो अलग दिया था। तो हमने क्या देखा कि आज जो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये भी मेसोपोटामिया का दिया हुआ है। 360 डिग्री का एंगल, ये भी मेसोपोटामिया का दिया हुआ है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ये भी मेसोपोटामिया का दिया हुआ है। बट कैलेंडर जो है ये इजिप्ट के लोगों ने दिया था बाद में, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग ने भी उन्हीं की तरह से इन्वेंट किया था अपना भी एक कैलेंडर, ठीक। फिर देखते हैं कि डिक्लाइन कैसे कर गया, आखिर ये ख़त्म कैसे हो गया। तो हुआ ये कि हम्मुराबी जो कि बेबीलोन का राजा था, उसके बाद हित्तित्स ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया। हित्तित्स कौन थे? तो ये यूरोप से आए हुए लोग थे जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। लगभग 1600, मतलब हम्मुराबी के बाद हित्तित्स जो थे इन्होंने 1600 बीसी से 750 बीसी तक राज किया। और इसके बाद जो असीरानियन जो थे, इन्होंने 750 में एम्पायर को फिर से बनाने की कोशिश की। फिर नीनेवा जो था इनका फाइनेस्ट सिटी बना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े पैलेस हुआ करते थे। और असीरानियन जो थे, ये आखिरी जो शहर था जो असीरानियन का, नीनेवा, वो आखिरी शहर था जो मेसोपोटामिया का जो था। उसके बाद मेसोपोटामिया धीरे धीरे खत्म हो गया, लगभग 7वीं और 6वीं सेंचुरी में, मतलब 700 से 600 बीसी के आसपास। इसके बाद ये मेसोपोटामिया धीरे धीरे खत्म हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? तो यूफ्रेटिस रिवर जो थी, नदी जो थी, उसने अपना जो रास्ता है वो बदल लिया। इस वजह से वहाँ पे सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ा तो पानी की कमी हुई। तो धीरे धीरे लोग जो थे वो माइग्रेट हो गए दूसरे एरिया में। उन्हें होना ही पड़ा ज़बरदस्ती माइग्रेट, नहीं तो बिना पानी के रहते कैसे। और इस तरीके से ये ख़त्म हो गया ये सर। और इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।